हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू सिंपली जीएस। अभी तक अपन ने देखा था जीएसएक्स और इसके बाद प्रॉप्स को देख लिया। इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं किस तरीके से स्टेट को इसके अंदर मैनेज किया जाता है फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर। सबसे पहले आपको बता दूं कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर स्टेट नहीं होता है, फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर ही केवल स्टेट होता है। क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट डेड माउट और कंपोनेंट विल माउट या फिर ऐसे दो तीन और फंक्शन होते हैं जिसकी वजह से अपन वो स्टेट को पूरा करते हैं। तो वो उसके अंदर जो कोड है बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। लेकिन फंक्शनल, क्योंकि अपन रिएक्ट जेएस पूरी फंक्शनल बेस पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो अपन आज यूज करके देखेंगे किस तरीके से स्टेट का यूज किया जाता है। लेकिन ये सब शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस सारा जो पूरा ट्यूटोरियल है उसमें हर एक चीज़ का आपको हर एक टॉपिक वाइज आपको बताया जा रहा है कि इस चीज़ का यूज इस तरीके से किया जाता है, इस चीज़ का यूज इस तरीके से किया जाता है। आगे चल के फेच एपीआई का मैं यूज बताऊंगा, फिर एक्स यूज का यूज करते बताऊंगा, फिर उसके बाद स्ट्राइप से किस तरीके से कनेक्शन करना है वो भी बताऊंगा, रेजर पे के साथ किस तरीके से कनेक्शन करना है वो भी बताऊंगा। लेकिन ये सिर्फ एक टॉपिक वाइज चल रहा है। इस चीज़ को समझना कि ये सारी चीज़ें एक टॉपिक वाइज चल रहे हैं। इन सभी चीज़ों को ज्वाइन जब किया जाता है, इन सब चीज़ों को जब मिलाया जाता है तब जाकर एक प्रोजेक्ट बनता है। तो ये मत कभी समझ लेना कि मतलब इससे अगर तुमने पूरा पढ़ लिया या फिर ये पूरी ट्यूटोरियल फॉलो कर ली तो इसका मतलब तुमको पूरा हर एक प्रोजेक्ट बना लोगे। तुम्हें कोई भी प्रोजेक्ट अगर रिएक्ट जेएस में कोई दे देगा तो तुम बना के कंप्लीट कर दोगे। ऐसी कभी भी गलतफहमी मत रहना। लेकिन इस बात को भी जानना बहुत ज़रूरी है कि जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक आप उसके अंदर चले भी जाएंगे ना प्रोजेक्ट के अंदर, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पे कौन सा कोड किस तरीके से काम कर रहा है और किस कोड का क्या मतलब है। इसीलिए स्टेट प्रॉप या जो भी टॉपिक वाइज में पढ़ा रहा हूँ सिर्फ इसीलिए पढ़ा रहा हूँ जिससे आपको ये वाली जो पूरी प्लेलिस्ट है, ये वाली प्लेलिस्ट आपको इस तरीके से कंप्लीट कर देगी कि आपके मन में क्लियरिटी आ जाएगी कि रिएक्ट जेएस के अंदर किस तरीके से कहाँ पे कौन सा कोड का क्या मतलब आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जब अपन प्रोजेक्ट बनाएंगे, रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट की जो प्लेलिस्ट बनेगी उसके अंदर छोटे छोटे प्रोजेक्ट होंगे। एक मतलब फ्रंट एंड का अकेला होगा, बैक एंड फ्रंट एंड बैक एंड दोनों के मिला के होंगे और ऐसे 3-4 प्रोजेक्ट होंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि आप लोगों की क्लियरिटी हो जाए कि अपन यहाँ पे हर एक चीज़ को टॉपिक वाइज पढ़ते जा रहे हैं। प्रोजेक्ट इन रिएक्ट जेएस उसकी प्लेलिस्ट एक अलग से बनेगी रिएक्ट प्रोजेक्ट के नाम से। ठीक है, अभी तक अपन ने क्या पढ़ लिया था? अभी तक अपन ने प्रॉप्स को पढ़ लिया था। आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं? स्टेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टेट को बेसिकली सबसे पहले अपन इस प्रोजेक्ट को चलाते हैं। क्या करेंगे? cd वाइट प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे और npm रनडेम। प्रोजेक्ट अपना ओपन हो चुका है। हो जा भाई, हो गया। कंट्रोल करके क्लिक दबाया, प्रोजेक्ट हो गया। आई लंबाई इंडिया स्ट्रेंजर। देखो स्टेट एंड लाइफ साइकिल यहाँ पे रिएक्ट जेएस के अंदर किया गया। इन्होंने सब कुछ क्लास बेस्ड कंपोनेंट से समझा दिया। लेकिन रिएक्ट 18 जब से आई है ना तब से बहुत ही कम चांसेस होता है कि कोई भी क्लास बेस्ड कंपोनेंट यूज करता है। 95% लोग फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट ही यूज करते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ आपको फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में मिल रही है। रिएक्ट के सारे हुक उसके अंदर यूज करने को आपको मिल जाते हैं। और अपन आज सबसे पहले स्टेट और लाइफ साइकिल के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो स्टेट होता क्या है? तो स्टेट को अपन समझने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले मैं यहाँ पे आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। जैसे मान के चलिए लेट ए मैंने डिक्लेयर किया, जिसके अंदर वैल्यू मैंने दे दी सौम्या। एक सौम्या नाम की वैल्यू इसके अंदर मैंने दे दी। अब मुझे अगर इसके अंदर वैल्यू को एक्सेस करना है, ये तो पहले नाम से बना हुआ लेकिन फिर भी अपन को एक्सेस करना है, तो अपन डायरेक्ट इस तरीके से ए नाम से इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से अपन ने एक्सेस किया। ब्राउजर पे यहाँ पे शो भी हो जाएगा, स्ट्रेंजर सौम्या, इस तरीके से शो भी हो गया। अब मैं ऐसा चाहता हूँ कि जब मैं एक बटन बनाता हूँ, एक बटन बना, इस बटन के अंदर मैंने लिख दिया जैसे चेंज। मैं चाहता हूं कि जैसे ही इस बटन पे कोई क्लिक करे, क्या करे? क्लिक। और क्लिक कैसे होता है? ऑन क्लिक ऑपरेशन। ऑन क्लिक ऑपरेशन जब भी वो परफॉर्म करे तो उसके अंदर एक चेंज हो जाए। जैसे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे,
चेंज नाम से ही बना लेते हैं। चेंज नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया। अच्छा, रिएक्ट जेएस के अंदर फंक्शन को कॉल करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग होता है। जावास्क्रिप्ट में क्या करते हैं, कोई भी फंक्शन लिखते हैं, उस फंक्शन के बाद अपन वो लिख देते हैं, उसको पैरेंथेसिस लगा देते हैं। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, केवल फंक्शन का नाम लोगो, फंक्शन कॉल हो जाएगा। डिक्लेयर उसी तरीके से करते हैं जैसे अपन ने बनाया फंक्शन, चेंज नाम से बनाया इस तरीके से। और मैंने बोला कि ए के अंदर अभी वैल्यू कौन सी डाल दो, क्योंकि लेट नाम से वैल्यू बना रहे हैं तो अपन चेंज कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन अंदर का बाहर, बाहर का अंदर एक्सेस नहीं होगा ना, ये भी तो है। जैसे ए के अंदर मैंने वैल्यू देता हूँ, इस समय मैंने वैल्यू कर दी सागर। ए के अंदर वैल्यू मैंने इसको बेयर कर देता हूँ जिससे चेंज हो जाए। लेट में तो ये चेंज ही नहीं होगा। ए के अंदर मैंने वैल्यू कर दी सागर, ठीक है, क्योंकि फंक्शन बना रहे हैं तो अपन को ये भी देना पड़ेगा। ए की वैल्यू मैंने सागर कर दी और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग ए अगर करता हूँ तो अभी आप देखना कि क्या होगा। मैंने ऑन क्लिक करने पे चेंज को, ए को कॉल भी किया है। मैं यहाँ पे चेंज को जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे सौम्या की जगह सागर लिख के नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ और यहाँ पे कंसोल पे जाऊँ तो यहाँ पे देखो सागर प्रिंट हो रहा है। जब भी जितने बार भी मैं चेंज दबाऊंगा उतने बार ये सागर मतलब आता जाएगा और इस यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम बढ़ते जाएंगे कितनी बार इसने क्लिक किया है। तो अपन ये क्या चाहते हैं, अपन ये चाहते हैं कि जब भी मैं चेंज पे क्लिक करूँ, जब भी मैं चेंज पे क्लिक करूँ तो सौम्या की जगह पे सागर हो जाए। सौम्या जहाँ पे लिख के आ रहा है उस जगह पे सागर लिख के आने लगे। मैं यहाँ पे प्रॉप्स डॉट टाइटल ए को कुछ देर के लिए हटा रहा हूँ और यहाँ पे ए डॉट प्रोटोटाइप डॉट नंबर इसको भी हटा रहा हूँ। तो मैं अभी क्या हो रहा है, अभी सौम्या अकेला शो हो रहा होगा। अभी यहाँ पे सौम्या अकेला शो हो रहा है। तो अभी अपन ये चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए कि ये वैल्यू को चेंज करने लगे। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं कि डायनामिक चेंज। डायनामिक चेंज क्यों, डायनामिक चेंज इसको इसलिए बोला जाता है कि कोई भी चीज़ अब आपके अनुसार चेंज हो रही है, जैसा आप उसको बोल रहे हैं बिल्कुल उसी अनुसार चेंज हो रही है। तो एक प्रकार से कहें कि जो रियल वर्ल्ड एंटाइटी होती है, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग होती है, वो क्या करती है, रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। इसी प्रकार से जब डायनामिक प्रोग्रामिंग होती है तो डायनामिक प्रोग्रामिंग में आप जैसा सोच रहे हैं, आपके मन में, आप मन में अपने जैसा सोच रहे हैं, उस चीज़ को परफॉर्म करने का जो तरीका है रिएक्ट जेएस के अंदर, वो उसको स्टेट बोला जा रहा है यहाँ पे। जैसे कि वैसे तो उसको बाय डिफॉल्ट बोला जाए तो डिस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट रहता है, एरे डिस्ट्रक्चर। जैसे कि अपने पास यूज स्टेट एक स्टेट रहती है, यूज स्टेट, इस तरीके से अपन कॉल करते हैं। रिएक्ट लगाना जरूरी है, अगर रिएक्ट नहीं होगा तो वो यूज स्टेट भी को आप इंपोर्ट कर लेंगे तब भी वो इंपोर्ट नहीं मानी जाएगी। क्यों, क्योंकि यूज स्टेट के लिए रिएक्ट का होना कंपलसरी है। दूसरी बात, जब भी आप यूज स्टेट को कॉल करें, यूज स्टेट को यूज करेंगे तो इस फंक्शन के अंदर ही करेंगे, फंक्शन के बाहर नहीं करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो एरर जरूर आएगी। और मैं एक बार आपको करके भी दिखा देता हूँ। जैसे कि कॉन्स्ट, इस तरीके से स्टेट, कोई भी स्टेट दे सकते हैं यहाँ पे, और फिर उस स्टेट को अपन सेट स्टेट के साथ कर सकते हैं। सेट स्टेट, सेट स्टेट, और इस तरीके से यूज स्टेट और फंक्शन। लेकिन अभी मैं इसको रन करूंगा, अभी मैं अगर इसको रन करता हूं तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है। जो यहाँ पे पहले शो भी हो रहा था वो भी यहाँ पे चला गया है। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि अब आपने जिस तरीके से इसको डिफाइन किया है, जिस तरीके से इसको कॉल किया है, उसका कोई मतलब ही नहीं बन रहा। अभी इसी चीज़ को, केवल इतने से कोड को मैं उठा के कंट्रोल एक्स करके इस जगह पे मैं लिख देता हूँ। बस इतना सा मैंने चेंज किया और अभी आप देखना यहाँ पे वो चीज़ें वापस आ गई। मतलब आप छोटी छोटी चीज़ें इसमें देखने और समझने लायक रहती हैं कि वो देखकर ही समझ में आ सकती हैं कि कोड को किस जगह पे लिखा जाना चाहिए, तब वो कोड अपना सही तरीके से काम करता है। अब मैं आपको समझाता हूँ इसके अंदर क्या क्या होता है। एक इसके अंदर स्टेट होती है, एक अंदर सेट स्टेट होती है। सेट स्टेट को मैं अगर डिफाइन करूँ तो मैं कुछ इस तरीके से इसको डिफाइन करता हूँ। यहाँ पे आपको बिल्कुल एक एक क्लियरिटी के साथ एक एक कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करता चला जाऊँगा। सेट स्टेट है यहाँ पे, जहाँ पे जो मैंने सेट स्टेट लिखा ना, तो सेट स्टेट क्या है, एक फंक्शन है। सेट स्टेट
एक है फंक्शन। जो स्टेट क्या है, उसको तुम वेरिएबल मानो, वैल्यू मानो, एरे मानो, कुछ भी मानो, लेकिन एक ऐसी चीज मानो कि जिसके अंदर डेटा स्टोर होता है। ठीक है, डेटा स्टोर होता है, एक ऐसी वैल्यू मान के चलो कि जिसके अंदर डेटा स्टोर होता है। ठीक, अब जो सेट स्टेट फंक्शन करता क्या है, जैसे मान के चलिए इसको बनाया कुछ इस तरीके से गया होगा कि ऐसे फंक्शन नाम से और सेट स्टेट ये क्या करता है, वैल्यू लेता है। जो भी आप इसको वैल्यू देंगे तो ये क्या करता है, स्टेट का जो स्टेट के अंदर जो वैल्यू थी उसके अंदर ये वैल्यू को डाल देता है। जो भी वैल्यू यहाँ पे होगी वो वैल्यू वो स्टेट के अंदर डाल देगा और वो रिटर्न कर देगा स्टेट को, रिटर्न कर देगा स्टेट को। अब यहाँ पे सेट स्टेट को जब भी, तो इसी तरीके जब भी अपन सेट स्टेट के अंदर वैल्यू देते हैं, सेट स्टेट के अंदर जब भी वैल्यू देते हैं तो वैल्यू अपन को स्टेट की मिलती है। और जहां पर भी स्टेट लिखा होता है, जहां पर भी इस पूरे प्रोग्राम में स्टेट लिखा होता है उस जगह पर ए वाली वैल्यू पहुंच जाती है। सिर्फ इतना सा ऑपरेशन इसका परफॉर्म होना होता है। और कभी मैं आपको ओपन सोर्स इसका दिखाऊंगा रिएक्ट जेएस का, जब गिटहब अपन ओपन सोर्स से गिटहब के बारे में पढ़ेंगे ना, तब इसके बारे में थोड़ा डीप में देखेंगे कि ओपन सोर्स से किस तरीके से काम होता है। अब मेरा यहाँ पे स्टेट से कहने का क्या मतलब था, मैं यहाँ पे अपन जो भी वैल्यू लिखते हैं यूज स्टेट के यहाँ इस जगह पे, वो इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू मानी जाती है। वो इसकी बाय डिफॉल्ट का मतलब क्या है, बाय डिफॉल्ट का यहाँ पे कहने से मतलब है ये जो स्टेट नाम का आपका दिख रहा है कि जिसके अंदर डेटा स्टोर होता है, स्टेट नाम का आपको दिख रहा है कि जिसके अंदर डेटा स्टोर होता है उसके अंदर ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू पहुंच जाती है। कौन सी, बाय डिफॉल्ट वैल्यू। अब बाय डिफॉल्ट वैल्यू पहुंच गई है। अब मैं यहाँ पे जिस जगह पे मैंने ए को लिखा था उस जगह पे बिल्कुल उसी तरीके से मैं यहाँ पे केवल स्टेट लिखता हूँ। और मैं इसको अभी थोड़ी देर के लिए इसको भी मैं हटा रहा हूँ। तो अभी आप देखना सौम्य अकेला लिख के आ रहा है, लेकिन अब मैं चेंज के अंदर इस तरीके से इसको हटा के सेट स्टेट और मैं एक वैल्यू दे देता हूँ सागर वैल्यू दी, और मैं फिर से वही चीज कर रहा हूँ। लेकिन इस बार जैसे ही मैं चेंज के ऊपर क्लिक करूंगा तो सौम्या की जगह सागर और सौम्या की जगह सागर हो रहा है। वैसे अपन ये चीज भी कर सकते हैं कि दोबारा से अपन क्लिक करें तो सागर की जगह सौम्या हो जाएगा, जैसे ही अपन दोबारा दूसरी बार उसको क्लिक करेंगे तो ऐसा भी अपन उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। अभी इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि फिर वो बेसिक ऑपरेशन में चले जाएंगे, फिर लूप पाइप में चले जाएंगे, तो फिर आप कहेंगे कन्फ्यूजन हो रही है। तो इसलिए उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं एक बार पूरा आपको क्लियरिटी समझाता हूँ। जो अपन इसके अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यू देंगे वो इस वाले वेरिएबल के अंदर बाय डिफॉल्ट स्टोर हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद ये क्या है, फंक्शन है। उस फंक्शन के अंदर जो वैल्यू देंगे, उस फंक्शन के अंदर वो वैल्यू देंगे वो ऑटोमेटिक स्टेट वेरिएबल के अंदर पहुंच जाएगी, और जिस जगह पर भी स्टेट वेरिएबल होगा उस जगह पर वो पहुंच जाएगी। जैसे ही मैंने इसको चेंज को क्लिक करने से इसने फंक्शन को कॉल किया। ये यहाँ पे जितना भी ये कोड लिखा हुआ है वो बोल रहा है कि क्लिक करने पे, ऑन क्लिक पे चेंज फंक्शन को कॉल कर दो। रिएक्ट जेएस के अंदर फंक्शन को कॉल करने का तरीका यही है कि केवल फंक्शन का नाम लिखो, कर्ली ब्रैकेट के अंदर वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से अपन सेट स्टेट लगा के स्टेट के अंदर वैल्यू पहुंचा सकते हैं। कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में बता दो, नहीं तो इंस्टाग्राम खुला पड़ा है, वहां पे जो भी कंफ्यूजन है, अगर आप मतलब मान के चलिए कि मेरी यहाँ पे प्लेलिस्ट आपने कंप्लीट भी कर ली, अगर आप थोड़ा कुछ समय बाद इसको देख रहे हैं और धीरे धीरे करते आपने प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर लिया, और कंप्लीट करने के बाद आप किसी प्रोजेक्ट पे हैं और उस प्रोजेक्ट पे भी आपको कुछ कोड बना रहे हो, कुछ कोड बनाते समय दिक्कत आ गई, घबराने जैसी कोई बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए या फिर आप वो पर्टिकुलर कोड या फाइल का मुझे लिंक भेज दीजिए गिटहब वगैरह आपकी, और तो मैं देख के, और अपना व्हाट्सएप नंबर, तो मैं उसको देख के आपके व्हाट्सएप पे या तो सॉल्यूशन भेज दूंगा या फिर आपको गूगल मीट पे खुद बुला के दोनों साथ में मिलकर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कभी भी ऐसा मत सोचना कि अगर टॉपिक वाइज पढ़ा दिया तो समझ में तो आ गया, लेकिन अभी चीज़ें मैं कर नहीं पा रहा हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं होता है। रिएक्ट जेएस बहुत सिंपल है, और फंक्शनल बेस्ड प्रोग्रामिंग अपन पढ़ रहे हैं तो और ही ज़्यादा सिंपल बन जाती है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा ध्यान रखो अपना, और प्रोग्रामिंग करते समय फ्रस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए। फ्रस्ट्रेशन हुई ये समझ लो कि तुम्हारी आधे से ज़्यादा प्रोग्रामिंग की हालत खराब और कॉन्फिडेंस खत्म,
जो जॉब लगने का जो कॉन्फिडेंस रहता है ना कि मेरी जॉब लग जाएगी, वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे लो होने लगता है, एकदम से मोटिवेशन लूज हो जाती है वेब डेवलपमेंट करते करते। इसलिए वो चीज़ कभी नहीं होने देनी है खुद की। कभी भी कोई भी डाउट हो, मैसेज करने से कभी नहीं घबराना, चाहे वो इंस्टाग्राम पे करूँ चाहे कमेंट सेक्शन के द्वारा करूँ। आपको रिप्लाई नहीं मिलता तब बात अलग है, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं, सागर के रहते तो कभी नहीं होगा। ठीक है, तो यूज स्टेट समझ में आ गया होगा और इसके तरीके भी समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से इसको यूज किया जाता है और क्यों इसका यूज किया जाता है। बेसिकली इसके अंदर इसीलिए यूज किया जाता है किसी एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को दूसरे पर्टिकुलर ऑपरेशन से चेंज करना है। और अपन वैसे चाहें तो अपन उसको प्रॉप्स की तरह भी पास कर सकते हैं। स्टेट को केवल ऐसा नहीं है कि मतलब केवल इसी तरीके से बना सकते हैं अपन, यहाँ पे उसकी तरह भी प्रॉप्स की तरह भी पास कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल की तरह आपको दिखा देता हूँ IMR, और यहाँ पे क्या करता हूँ यूज स्टेट को कुछ इस तरीके से ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा ऊपर आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, बस एक एग्जाम थोड़ा सा प्रॉप्स की तरह पास करके दिखाना चाहता हूँ और कुछ नहीं है। यहाँ पे कॉन्स्ट और यहाँ पे अपन ने एरे लिया स्टेट और इसको सेट स्टेट, और यहाँ पे एक वैल्यू देते हैं यूज स्टेट को। वो वैल्यू दे मैंने इस बार एक नंबर देता हूँ मैं 3, ये वैल्यू दे दी मैंने 3, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ उसको स्टेट को पास कर रहा हूँ इस तरीके से। इसमें एरर क्यों दिखा रहा भैया? एक सेकंड, इसमें एरर क्यों दिखा रहा है? क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है इसके अंदर हम बहुत इजीली तरीके से इस वैल्यू को पास कर सकते हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है कि इसमें एरर दिखाए। क्या गड़बड़ आ रही है इसके अंदर, चेक करते हैं। ये बता देगा अपने आप को क्या गड़बड़ आ रही है। रिएक्ट है जो ऑलरेडी आइडेंटिफायर इंपोर्ट रिएक्ट, अच्छा इसके अंदर गड़बड़ आ रही है, वो मैं कह रहा हूँ इसको हटा ही लेते हैं ना। मैंने 2 बार इसको डिक्लेयर किया क्या गड़बड़ आ रही है यार? अनएक्सपेक्टेड टोकन ले रहा है। अनएक्सपेक्टेड टोकन एक्सपेक्टेड है कि डॉट 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 लगाया जाए, पहले लगा लेते हैं डॉट 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 डॉट। अरे ये डॉट 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 का मतलब आपको मालूम अभी तो नहीं होगा, अगर मालूम भी है, अगर आपने जावास्क्रिप्ट अच्छे से पढ़ी है तो आपको मालूम होगा कि स्प्रेड ऑपरेटर होता है। स्प्रेड ऑपरेटर का मतलब होता है कि स्टेट की जितनी भी वैल्यू है वो सारी वैल्यू इसके अंदर आ जाएंगी। तो इसको चलाते हैं से पहले यहाँ पे वैल्यू तो ले लें, प्रॉप्स डॉट स्टेट इसके अंदर लें, यहाँ पे ले लेते हैं, चेंज के अंदर की जगह ले लेते हैं यहाँ पे प्रॉप्स डॉट स्टेट। तो अभी देखो क्या खुल के आ गया, यहाँ पे देखो वैल्यू के अंदर यहाँ पे 3 आ गया, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है। कोई बात नहीं दिखने दो, अपन आगे देख लेंगे इसको किस तरीके से डिक्लेयर कर देंगे। सब जब प्रोजेक्ट में अपन और डीपली अंदर घुसेंगे तब अपन देखते जाएंगे किस तरीके से इसको डिक्लेयर किया जाता है और किस तरीके से वो सारी चीज़ें इसके अंदर परफॉर्म होती हैं। लेकिन और ज़्यादा जब अपन डीप में जाएंगे ना तब अपन उसको देखेंगे। अभी अगर आप ऐसा सोचेंगे ना कि इसको किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है, किस तरीके से चीज़ें इसके अंदर हो रही हैं, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि सिर्फ आप कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो कि इसकी यूज करने से ऐसी चीज़ें हो सकती हैं और इसको यूज करने से ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। उस चीज़ को लिखो, यूज केस को लिख सकते हो कि यूज केस अपना ए वाला है और इसका यूज केस ए वाला है, तब जाके आपको आगे चल के रिएक्ट जेएस के अंदर कोई परेशानी नहीं आएगी। नहीं तो आपको बहुत परेशानी आने वाली है। मैं कह रहा हूँ वेब डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है, सिंपल तो है, बहुत सिंपल है, लेकिन वो इतना परेशान करती है, इतना फ्रस्ट्रेशन देती है ना एक पॉइंट के बाद कि ऐसा लगने लगता है कि यार मेरे लिए नहीं बनी है। तो इसीलिए कह रहा हूँ आपके लिए बनी है, सिर्फ आपको थोड़ा सा फोकस करना है। और जब मैं रिमोट वर्क वाला अपने प्लेलिस्ट लेके आऊँगा, हाउ टू गेट रिमोट वर्क, उसमें मैं 0 से बताऊँगा। यानी कि मतलब ये समझो कि मैंने कभी भी रिमोट वर्क नहीं किया, फिर भी मैं 0 से बताऊँगा किस तरीके से, कहाँ से अपन रिमोट वर्क के लिए
अप्रोच करें, किन लोगों को फ़ोन मतलब किन लोगों तक अपन अप्रोच करें, किन को ईमेल करें, किन के अपन इंस्टाग्राम वगैरह सबको अपन फॉलो करने से रिमोट वर्क अपन को मिल जाएगा। तो वो वाली प्लेलिस्ट भी जब आएगी ना तो उसको जरूर देखना, लेकिन कभी भी ये कॉन्फिडेंस मत लूज करना कि मुझे ये नहीं आता, मतलब क्या बोलते हैं इसको, वेब डेवलपमेंट, मुझे वेब डेवलपमेंट नहीं आता। इस चीज़ का आप कभी भी कॉन्फिडेंस लूज मत होने देना अपने अंदर से, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।